शतरंज, ये सिर्फ लकड़ी के टुकड़ों का खेल तो है नहीं, है ना? ये तो दिमाग की असली कसरत है। कभी सोचा है कि कोई ग्रैंडमास्टर घंटों बोर्ड को घुरते हुए असल में क्या सोच रहा होता है? आज हम इसी दुनिया में थोड़ा झांकेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल। और ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे वो अनगिनत चालों के जाल में से एक सही रास्ता चुन लेते हैं। इसमें गजब की याददाश्त लगती है, कल्पना शक्ति और हाँ, सोचने का एक बहुत ही व्यवस्थित एक खास तरीका होता है। हाँ, जैसे वो कभी-कभी आंखें बंद करके भी पूरा खेल खेल लेते हैं। वो तो कमाल ही लगता है। क्या वो बोर्ड की एक तस्वीर खींच लेते हैं अपने दिमाग में? वैसे ही ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बात सिर्फ तस्वीर याद रखने की नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि जो माहिर खिलाड़ी होते हैं ना, वो मोहरों की सिर्फ जगह याद नहीं रखते, बल्कि उस पूरी पोजीशन का मतलब या उसका ढांचा समझते हैं। ढांचा मतलब वो देखते हैं कि कौन सा मोहरा कहाँ हमला कर सकता है, कौन किसकी रक्षा कर रहा है, क्या संभावनाएं बन रही हैं आगे। इसे हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट विजुअल मेमोरी, मतलब स्थिति का सार समझना, न कि सिर्फ उसकी एक कॉन्क्रीट तस्वीर। अच्छा, मतलब वो ये नहीं रटते कि हाथी G5 पर है, बल्कि ये समझते हैं कि G5 पर हाथी होने का असल मतलब क्या है खेल के लिए। बिल्कुल सही। और इसका सबूत ये है कि अगर आप मोहरों को बोर्ड पर यूं ही बेतरतीब ढंग से बिखेर दें, जिसका कोई मतलब ना हो, कोई पैटर्न ना हो, तो ग्रैंड मास्टर को भी उन्हें याद रखने में उतनी ही मुश्किल होगी जितनी किसी नौसीखिए को। अरे वाह! क्योंकि तब वो ढांचा वो गायब हो जाता है ना। कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुई याद रखने की बात, लेकिन जब चाल चलने की बारी आती है तब तो हर कदम पर कितने सारे रास्ते होते होंगे, शायद 30-40 या उससे भी ज्यादा। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। क्या खिलाड़ी सच में इन सब पर सोचता है या कोई शॉर्टकट होता है? हाँ, नियमों के हिसाब से देखें तो, जिसे लीगल फ्रीडम कहते हैं, तो खेल के बीच में 30-40 या कभी-कभी उससे ज्यादा विकल्प भी हो सकते हैं। शुरुआत और एंड गेम में थोड़े कम होते हैं, लेकिन दिमाग का जादू यही है। खिलाड़ी इन सभी 40 विकल्पों पर एक-एक करके विचार नहीं करते। ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर वो फिल्टर कैसे करते हैं इतनी सारी चालों को? उनका दिमाग इतने अभ्यास के बाद अपने आप उन चालों पर ध्यान खींचता है जो अच्छी लगती हैं, जिनसे कुछ हासिल हो रहा हो। इसे ऑब्जेक्टिव फ्रीडम कह सकते हैं। मतलब नियम भले ही 40 चालों की इजाजत दें, खिलाड़ी का दिमाग शायद सिर्फ 3-4 पर ही गंभीरता से ध्यान देगा। अच्छा, वो चालें जो वाकई खेल को आगे बढ़ाती हैं, स्थिति सुधारती हैं या विरोधी को मुश्किल में डालती हैं। बाकी जो कमजोर या बेमतलब चालें होती हैं ना, वो अपने आप नजरअंदाज हो जाती हैं। ये हजारों घंटों के अभ्यास से आया हुआ एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है। लेकिन क्या हमेशा अच्छी लगने वाली चाल ही ऑब्जेक्टिव रूप से सबसे अच्छी होती है? कभी-कभी थोड़ी छिपी हुई अजीब सी लगने वाली चालें भी तो कमाल कर जाती हैं। क्या इसमें सिर्फ तर्क, सिर्फ लॉजिक काम करता है? देखिए, तर्क तो बुनियाद है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वही नहीं, इसमें मनोविज्ञान का भी बड़ा हाथ है। खिलाड़ी की अपनी शैली कैसी है, उसकी समझ, उस दिन उसका मूड कैसा है, हाँ। यहाँ तक कि वो अपने प्रतिद्वंदी को कितना आक्रामक या रक्षात्मक समझता है, ये सब चीजें चाल के चुनाव पर असर डालती हैं। हो सकता है कंप्यूटर कहे कि कोई और चाल थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन खिलाड़ी अपनी सहज बुद्धि, अपने अनुभव या शायद कहें गट फीलिंग के आधार पर कोई दूसरी चाल चुन ले। अच्छा, तो ये सोच सिर्फ सीधी सीधी कैलकुलेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो सोचने की ये प्रक्रिया असल में होती कैसी है? क्या दिमाग बस यूं ही विचारों में भटकता रहता है जब तक कोई चाल ना मिल जाए? नहीं, ये भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। मतलब एक गोल होता है, दिमाग में कोई सवाल उठता है, जैसे इस हमले से कैसे बचा जाए या राजा पर धावा कैसे बोले, और फिर दिमाग उसका जवाब ढूंढने में जुट जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिमाग के सामने एक अधूरी तस्वीर या पैटर्न होता है, जिसे वो पूरा करने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा? हाँ, मतलब दिमाग एक जानी पहचानी स्थिति या समस्या का खाका पहचानता है और उसे हल करने के तरीके ढूंढता है, जैसे कोई अधूरी पहेली हो जिसे दिमाग पूरा करना चाह रहा हो। तो ये कोई सीधी रेखा में चलने वाला काम नहीं हुआ कि सोचा, जवाब मिला और चाल चल दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया काफी घुमावदार और परतदार हो सकती है। इसमें कई चरण होते हैं। पहले खिलाड़ी स्थिति को समझता है,
मुआयना करता है। इसे ओरिएंटेशन कह सकते हैं। मतलब पहले वो देखते हैं कि बोर्ड पर चल क्या रहा है, कौन कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर। में सारे विकल्पों को तौलकर किसी एक चाल का फैसला करता है। मतलब वो बार बार सोचता है, शायद अपनी बनाई योजना को बदलता भी है बीच में, एक विचार से दूसरे पर कूदता है। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। खिलाड़ी अक्सर अपने शुरुआती विचारों पर लौटते हैं, किसी योजना को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें उसमें कोई खामी नजर आ जाती है, और कभी-कभी अचानक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से कोई नया, कोई ब्रिलियंट आइडिया कौंध जाता है जो पहले सोचा ही नहीं था। मैंने खुद महसूस किया है कि कभी-कभी खेलते हुए दिमाग कैसे अचानक किसी भूली हुई योजना पर लौट आता है या कोई बिल्कुल नया एंगल दिख जाता है। ये लगातार चलने वाली खोज है, मूल्यांकन है और सुधार की प्रक्रिया है। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। खिलाड़ी के दिमाग में हजारों गेम और पोजीशन के पैटर्न जमा होते हैं, है ना? हाँ। तो वो इन याद किए गए पैटर्न का इस्तेमाल भी करता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर बिल्कुल नई मौलिक रणनीति भी बनाता है। ये दोनों क्षमताएं, पैटर्न पहचानना और नई रचना करना, ये लगातार साथ काम करती हैं। इसी जटिल तालमेल से शतरंज की वो बेहतरीन और कभी-कभी हैरान कर देने वाली चालें निकलती हैं। तो क्या बेहतरीन शतरंज सिर्फ तेज गणना है या फिर वो गहरी अंतर्दृष्टि और पैटर्न को महसूस करने की कला ज्यादा है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई इंसान किसी पेचीदा पहेली को, मान लीजिए जैसे शतरंज की कोई मुश्किल चाल, उसे सुलझाने बैठता है तो उसके दिमाग में असल में चलता क्या है, मतलब वो पूरी सोचने की प्रक्रिया वो कैसे काम करती है, ये जानना काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। देखिए, जब हमारे सामने कोई ऐसी जटिल समस्या आती है तो हमारा दिमाग उसे तुरंत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि समस्या ठीक से समझ आए। फिर एक लक्ष्य तय होता है कि भाई आखिर हासिल क्या करना है। हाँ, लक्ष्य जी। उसके बाद अलग अलग जो मुमकिन कदम हो सकते हैं या जैसे शतरंज में चालें, उनके बारे में सोचा जाता है। उनका एक तरह से मूल्यांकन होता है और फिर देखा जाता है कि नतीजा क्या निकल रहा है। ये एक लगातार चलने वाला मानसिक चक्र है, आप कह सकते हैं। और ये सिर्फ गणित जैसा, मतलब सिर्फ हिसाब किताब नहीं होता होगा ना? लोग सोचते वक्त आगे की चीजों का अंदाजा भी तो लगाते हैं कि अगर ये कदम उठाया तो क्या हो सकता है, या शायद ये रास्ता ज्यादा मुश्किल लगे, ऐसा कुछ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे अंदाजा लगाना या तकनीकी भाषा में कहें तो एंटिसिपेशन कहते हैं। और ये सोचने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मन में ना लगातार चलता रहता है, मुझे शायद ये करना चाहिए, या अगर ऐसा किया तो नतीजा क्या होगा, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, शायद वो वाला विकल्प बेहतर हो। अच्छा। हाँ, ये सारी बातें उनके सोचने के पैटर्न को दिखाती हैं। इस तरह की जो जानकारी है वो असल में उन अध्ययनों से मिलती है जिनमें लोगों को सोचते समय अपनी विचार प्रक्रिया को जोर से बोलने को कहा गया था। ओह अच्छा, वो थिंक अलाउड प्रोटोकॉल वाली बात। हाँ वही, ये सोचने के पैटर्न समझने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये जो लक्ष्य तय करने की बात आपने कही, ये भी कोई एक सीधी चीज नहीं है। मेरा मतलब है, कभी बस एहसास होता है कि हाँ कोई समस्या है, और कभी हम बाकायदा योजना बनाते हैं कि इसे कैसे हल करना है। हाँ, इसमें भी थोड़ी परतें हैं। देखिए, कभी कभी हम लक्ष्य के प्रति सिर्फ जागरूक होते हैं, बस एक धुंधला सा एहसास होता है, और कभी कभी हम सक्रिय रूप से उसे शब्दों में ढालते हैं कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरी योजना है, एक ठोस योजना बनाते हैं। और यही लक्ष्य फिर हमारी सोच को दिशा देते हैं कि हमें किस तरफ ज्यादा ध्यान देना है, किन संभावनाओं को ज्यादा खंगालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोच कोई सीधी रेखा में नहीं चलती है ना, बल्कि इसमें कई पड़ाव आते हैं। जैसे शुरुआत में शायद बस टटोला जाता है कि भाई मामला क्या है। बिल्कुल, शुरुआती दौर में दिमाग समस्या की, आप कह लीजिए, ऊपरी सतह को समझने की कोशिश करता है, एक तरह का पहला प्रभाव बनाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है, और ये बहुत दिलचस्प है, कि समस्या को समझने का हमारा तरीका स्थिर नहीं रहता। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे हम उसमें ज्यादा गहरा उतरते हैं, समस्या की हमारी समझ ही बदल जाती है। इसे समस्या का परिवर्तन या प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब समस्या वही रहती है, पर हम उसे अलग तरह से देखने लगते हैं। बिल्कुल सही। उसे देखने का हमारा नजरिया, हमारी समझ, वो लगातार विकसित होती जाती है। और वो जो पूरी समस्या और उसके हल की जो पूरी समझ है, जिसे शायद संपूर्ण लक्ष्य की अवधारणा या टोटल गोल कंसेप्शन कह सकते हैं,
वो भी फिर बदलती रहती होगी समय के साथ? निश्चित तौर पर सोच विकसित होती है। देखिए, शुरुआत में कई रास्ते दिख सकते हैं, दिमाग जानकारी बटोरता है। फिर धीरे धीरे कुछ विचार या योजनाएं ज्यादा वजनदार लगने लगती हैं, ज्यादा मजबूत, जिन्हें हम प्रमुख विचार या चुनिंदा रास्ते मतलब फेवरेट पाथ्स कह सकते हैं। हाँ, पसंदीदा रास्ते। जी, दिमाग फिर इन्हीं चुनिंदा रास्तों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है और बाकी विकल्पों को धीरे धीरे एक तरह से छांटने लगता है, साइडलाइन कर देता है। लेकिन क्या ये चुनिंदा रास्ते पर फोकस करना कभी-कभी थोड़ा खतरनाक नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं होता कि दिमाग बहुत जल्दी बस एक ही रास्ते पर अटक जाए और बाकी संभावनाओं को नजरअंदाज कर दे? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि दिमाग किसी एक विचार से ज्यादा प्रभावित हो जाए, लेकिन आदर्श रूप से ये जो प्रक्रिया है, ये सबूतों पर आधारित होती है। मतलब दिमाग इन प्रमुख विचारों की ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल करता है। कैसे? गणना करके? हाँ, गणना करके या स्थिति का मूल्यांकन करके। ये एक तरह की छटनी है जो तब तक चलती है जब तक एक स्पष्ट समाधान या योजना उभर ना आए, या कम से कम एक रास्ता बाकियों से कहीं ज्यादा मजबूत न लगने लगे। और अगर मान लीजिए कोई पसंदीदा विचार जांच में खरा नहीं उतरता, तो व्यक्ति दूसरे विकल्प की ओर मुड़ सकता है या फिर से मूल्यांकन शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अटक ही जाता है हमेशा। समझ गया। और अंत में आप देखेंगे कि इन्हीं सबूतों के आधार पर, चाहे वो गणना हो या स्थिति का पूरा समग्र मूल्यांकन, व्यक्ति एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ता है। जो रास्ता या जो चाल सबसे ठोस और प्रभावी लगती है, उसे चुन लिया जाता है और बाकी संभावनाओं को छोड़ दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। सोचने की प्रक्रिया यहाँ एक तरह से अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कोई मुश्किल पहेली सुलझा रहे होते हैं या मान लो कोई स्ट्रैटेजी वाला गेम खेल रहे हैं, तो हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है? ये कोई एकदम से होने वाली चीज तो नहीं लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं, एक पूरी प्रक्रिया चलती है। चलो आज इसी सोचने की प्रक्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे कोई भी फैसला लेने से पहले हम सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कौन सा रास्ता सही रहेगा। ये एक तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ना हुआ है ना? बिल्कुल। देखो, कोई भी थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम हो ना, उसको सुलझाने में अक्सर कुछ जाने पहचाने स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ओरिएंटेशन, या कह लो दिशा तय करना। ये समझना कि भाई स्थिति क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं, हमें किधर ध्यान देना है। एक तरह से मैप देखने जैसा। अच्छा, मैप देखना। उसके बाद आता है अन्वेषण, या जांच पड़ताल का फेज। इसमें हम उन रास्तों या आइडियाज की गहराई में जाते हैं जो हमें पहले ठीक लगे थे। उनका विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा, अगर ये किया तो नतीजा क्या होगा। ये चुने हुए रास्तों पर चलकर देखने जैसा है, पर सिर्फ दिमाग में। अच्छा, तो पहले मैप देखा, फिर कुछ रास्तों पर चलकर देखा दिमागी तौर पर, और फिर मान लो कोई रास्ता सही लगने लगा। तब आता है तीसरा स्टेप, पुष्टिकरण या कंफर्मेशन। यहाँ हम ये पक्का करते हैं, सबूत जुटाते हैं कि जो रास्ता हमने चुना है वो वाकई सबसे अच्छा है या नहीं। हम उसके नतीजों को फिर से परखते हैं ताकि एकदम श्योर हो सके। और मजे की बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में ना हमारी उम्मीदें हमें गाइड करती हैं। अगर लगता है कि हम सही जा रहे हैं तो और खोजते हैं, वरना शायद रास्ता बदल दें। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी विचार पर बार बार लौटना और हर बार उसे और गहराई से समझना, प्रोग्रेसिव डीपनिंग। प्रोग्रेसिव डीपनिंग, ये तो है प्रक्रिया। लेकिन इन स्टेप्स के अंदर हम सोचते कैसे हैं? क्या तरीके अपनाते हैं? कौन से दिमागी औजार इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सिर्फ एक तरीका नहीं होता, कई तरीके काम आते हैं। एक है योजना बनाना, एक लक्ष्य तय करना और फिर उस तक पहुंचने के लिए ऑप्शंस को कम करना। फिर आता है हिसाब लगाना, जिसे कैलकुलेशंस कह सकते हैं। मन ही मन अलग अलग चालों और उनके नतीजों की कल्पना करना, जैसे शतरंज में होता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे सोचना कि अगर ये चाल चली तो सामने वाला क्या चलेगा वगैरह। पर क्या ये सब सिर्फ लॉजिक और कैलकुलेशन का ही खेल है या कुछ और भी है? कभी कभी लगता है जैसे जवाब अंदर से ही आ गया हो। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। लॉजिक के साथ साथ इंट्यूशन या कह लो अंदर की आवाज भी काम करती है। यह अक्सर हमारे पुराने अनुभवों का निचोड़ होती है, एक तरह का पैटर्न रिकग्निशन। हम दिमागी तौर पर चीजों को ट्राई करके देखते हैं और कभी कभी पता है क्या होता है
इसी खोजबीन के दौरान अचानक ही कोई बिल्कुल नया और बढ़िया आइडिया मिल जाता है, जिसे शायद सेरेंडिपिटी कह सकते हैं, जब आप ड्यूल्ड को छोड़ रहे हो और मिल कुछ शानदार जाए। वाह, सेरेंडिपिटी। अच्छा, तो क्या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट या चेस ग्रैंड मास्टर, वो हमसे बिल्कुल अलग सोचते हैं या बस ज्यादा तेज सोचते हैं? देखो, वो सिचुएशन को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके पास ना अपने फील्ड के हजारों अनुभवों का एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है दिमाग में। इससे वो पैटर्न या छिपी हुई संरचनाओं को बहुत तेजी से पहचान लेते हैं और संभावनाओं का हमसे कहीं बेहतर अंदाजा लगा पाते हैं। ये सिर्फ तेज कैलकुलेशन की बात नहीं है, बल्कि सही चीज को देखने की काबिलियत है जो तजुर्बे से आती है। अच्छा, तो उनका जो इंट्यूशन होता है वो असल में उनके गहरे ज्ञान और प्रैक्टिस का नतीजा है, कोई जादू नहीं। बिल्कुल सही कहा। कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि उनके ज्ञान का सार है जो उन्हें फौरन सही दिशा दिखा देता है। हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि हर माहिर का सोचने का अपना स्टाइल हो सकता है। कोई बहुत सिस्टमैटिक होता है, कदम दर कदम चलता है, तो कोई ज्यादा अपनी इंट्यूशन पर निर्भर करता है। विविधता यहाँ भी है। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो मुश्किल समस्याओं को सुलझाना एक सफर जैसा है। पहले दिशा समझना, फिर रास्ते खोजना और आखिर में सही रास्ते को पक्का करना। और इस सफर में हम प्लानिंग, कैलकुलेशन और अपनी अंदर की आवाज सुनने जैसे कई औजार इस्तेमाल करते हैं। और एक्सपर्ट बनने का मतलब है इतना अनुभव जमा कर लेना कि पैटर्न दिखने लगें और इंट्यूशन मजबूत हो जाए। सही, हाँ बिल्कुल। और यहाँ मुख्य बात ये समझने की है कि जटिल सोच भले ही मुश्किल लगे, पर ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया हो सकती है। इन चरणों को समझना, दिशा तय करना, जांच पड़ताल और पुष्टि करना, इससे हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक फ्रेमवर्क मिल सकता है। इसमें दिमाग का विश्लेषण और कह सकते हैं दिल का अनुभव, दोनों की ही अहम भूमिका है। उम्मीद है इस बातचीत से सोचने की प्रक्रिया पर कुछ नई रोशनी पड़ी होगी। श्रोताओं को ये जानकारी कैसी लगी, क्या ये उपयोगी थी? अपने विचार हमें जरूर बताएं। और ये भी कि हम इससे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सोचने के चरण और तरीके सिर्फ बड़े दिमागी खेलों या मुश्किल समस्याओं तक ही सीमित हैं? या फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे बड़े फैसलों में भी शायद अनजाने में इसी तरह सोचते हैं? सोचिएगा जरूर।